वेट करूँगा आपकी कमेंट्स आने का, आपके रिस्पॉन्स आने का। आप भी वेट करोगे कि भाई रिकॉर्डेड क्लास आ जाए। तो जैसे ही 1000 यहाँ पे व्यूज 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, तो आई होप हम लोग लाइव आ पाएंगे, राइट। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको, चलिए शुरू। चलिए, बैनर तो आपने देख ही लिया होगा, तो बैनर देख के ही आपको लग गया होगा कि आज की जो क्लास है वो किस बारे में है। तो बेसिकली यार देखो, हम लोग कई सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो गया, कांस्टेबल हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, जैसे आरओ रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम हो गया, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जाम हो गया। इन सब में जो जीएस आती है, कभी भी ये मत सोचिएगा कि एसएससी की जीएस अलग है, आरआरबी का अलग है, कांस्टेबल अलग है, यूपी ट्रिपल एससी अलग है, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की अलग है। तो जीएस का सिलेबस लगभग लगभग एक ही रहता है। बस चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी कुछ ज़्यादा पूछ देंगे, कभी कुछ कम पूछ देंगे। तो ज्योग्राफी शुरू करने का रीज़न क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ पहले एक बार। और हाँ, आपको ये पीपीटी देख के लग रहा होगा ये पहले लिखा हुआ है। रिसेंटली अभी ये क्लास मैंने ली थी, बट कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो उसमें आवाज़ ही नहीं आई। ठीक है, तो अभी दोबारा से फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो दोबारा ना लिखना पड़ेगा, तो आपको पीपीटी भी इसी फॉर्म में मिल जाएगी, जितना भी हम लोग लिखेंगे इस पे। तो पीपीटी आपको ये पूरे नोटिस के साथ मिल जाएगी, राइट। चलिए, तो जैसे कि पहली बात करते हैं, तो ज्योग्राफी क्यों शुरू करते हैं। मेनली अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि कौन कौन से भाई सब्जेक्ट पहले हमको पढ़ने हैं इसमें, वो देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट आपको सबको पता है कि सबसे पहले क्या खत्म किया जाता है। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट देख लेते हैं, पहले एक नंबर पे क्या आ गया, आपका ज्योग्राफी हो गई, फिर आपका हिस्ट्री हो गया, फिर ये पॉलिटी हो गया, फिर इकोनॉमी हो गया, साइंस क्यों हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, स्टैटिक जीके एंड फिर करंट अफेयर्स हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ती हैं। अब सबसे पहले ज्योग्राफी क्यों। जैसे कि अगर हम उठाएं, हिस्ट्री उठाएं, अगर सपोज हिस्ट्री भी शुरू करते हैं, तो हिस्ट्री शुरू करने में कई बार आपने देखा होगा कि अगर हड़प्पा ही ले लो, हड़प्पा में कितनी सारी नदियों का नाम जिक्र होता है। कई सारी नदी जो होती हैं, वो नदियों का जिक्र किया जाता है कि भाई इस नदी किनारे है, यहाँ पर है। उनकी लोकेशन ही नहीं पता हमको, सत्ता लोकेशन ही नहीं पता, लूनी लोकेशन ही नहीं पता, सतपुड़ा विंध्याचल की बात कर दी, लोकेशन ही नहीं पता। पता चला 7 वाहन रहते थे, इस जगह से आए, इस जगह पे चले गए, हमको लोकेशन का पता ही नहीं है। हम बस क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। ठीक, जनपद के नाम आ गए, भाई ये जनपद है, ये पूरब में था, ये इधर था, इधर था। लोकेशन के बारे में आइडिया नहीं है, माउंटेन्स के बारे में आइडिया नहीं है, किस रास्ते से आए, ठीक है, अलेक्जेंडर की सेना किस रास्ते से आई, और लोगों ने कहाँ से अटैक किया, ब्रिटिशर्स किस कोस्ट पे उतरे, इस कोस्ट पे आए, इस जगह पर उन्होंने अपना वो बनाया। तो ये हमको आइडिया नहीं रहता, इसलिए ज्योग्राफी का आइडिया सबसे पहले होना बहुत जरूरी होता है, और खासकर इंडियन ज्योग्राफी का। जब आप किसी इंडिया की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लाजमी भी है। अब पहले नंबर पे करेंगे ज्योग्राफी, खत्म करेंगे। सेकंड नंबर पे हिस्ट्री खत्म करेंगे। और याद करिएगा, हिस्ट्री का ही एक एवोल्यूशन वाला पार्ट बन जाता है पॉलिटी। जैसे कि 1947 तक जितना भी है उतना हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसको याद कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद जितना भी रूल्स रेगुलेशन रहने के सोसाइटी में, वो क्या बन गए, पॉलिटी बन गया। अब जब पॉलिटी कंप्लीट हो गई, हिस्ट्री का तब कंप्लीट हो गई, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, तब आ जाएगा इकोनॉमी, यानी कि अर्थशास्त्र आ जाएगा, जिसमें कि पॉलिटी के बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो यहाँ पे लगेंगे इकोनॉमी में। इसके साथ ही साथ हिस्ट्री से कई सारी चीज़ें उठा के इकोनॉमी में डाली जाएंगी। और इसके साथ साथ ज्योग्राफी का, जैसे एग्रीकल्चर ही ले लीजिए आप, एग्रीकल्चर मिनरल्स ले लीजिए, कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इसमें कंसिडर किए जाएंगे, जो ऑलरेडी आप इसमें कवर कर चुके होंगे, ज्योग्राफी में आप क्या कर चुके होंगे, कवर कर चुके होंगे, राइट। तो ये चीज़ तो इधर हो गई। इसके बाद फिर आएंगे साइंस में। साइंस में हम लोग कवर करेंगे, इसके बाद साइंस के बाद एनवायरनमेंट कवर करेंगे, स्टैटिक जी कवर करेंगे, एंड करंट अफेयर्स हो सकता है कि वीकली और मंथली हम लोग कवर करेंगे इसमें, राइट। तो यहाँ पर जो बुक्स हैं वो कौन कौन से होंगी, बेसिकली सारे एग्जामों के लिए, अगर पीसीएस तक के लिए जाएँ, आगे भी एग्जाम तक के लिए जाएँ, तो एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपको जो नोट्स मिलेंगे यहाँ पर, या जो आपके क्लासेस होंगी, जो थ्योरीज होंगी, या जो क्वेश्चंस होंगे, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। इसके साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, जीसी लियोंग हो गई, ठीक है। इसके बाद स्पेक्ट्रम वगैरह है, वहाँ से कुछ नोट्स जो होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ इसकी थ्योरी कराई जाएगी टॉपिक्स की, और उसी साथ उसी क्लास में इसके क्वेश्चंस भी आपको रिवाइज करा दिए जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी हमको पढ़ने में। एग्जाम्स के टाइम पर जब एग्जाम्स होंगे, तो उसके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस वगैरह उसकी है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग कर लेंगे, राइट। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेटजी की कैसे किसी भी सब्जेक्ट को हम कैसे कवर करने वाले हैं। ठीक है बात। चलिए, अब आइए देख लेते हैं एक बार कि ज्योग्राफी का हमारा अप्रोच क्या रहेगी, कैसे इसको कवर खत्म करेंगे। तो आपने कई बार देखा होगा कि यार जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम लोग, वो मेनली ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो स्टार्ट कर देते हैं कि भाई पहले क्या पढ़ते हैं, पहले 500 600 क्वेश्चन कर लेते हैं, 800 क्वेश्चन कर लेते हैं, 1000 क्वेश्चन कर लेते हैं।
वो एग्जाम के टाइम पर ठीक रहता है। अगर आपको वाकई में ज्योग्राफी पढ़नी है तो ये सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पर आप कोई भी सब्जेक्ट तैयार नहीं कर सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग क्वांट की अलग होती है कि उसके साथ क्वेश्चन में ही उसका कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप पढ़ने गए तो हमने क्या पढ़ा, हमने माउंट अर्थ के बारे में पढ़ लिया सबसे पहले, फिर माउंटेन पढ़ लिए, अब रिवर्स पढ़ ली। उसके साथ साथ हमने क्या किया यहाँ पर, रिवर्स के साथ साथ में यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। आप प्लेटिव वगैरह पढ़ ली और भी चीज़ें हैं। तो ऐसे करके याद करना से ज़रूरी है कि हम एक बार डिटेल पढ़ लें। मुश्किल से कितना दिन लगेगा, 15 से 20 दिन लगेगा एक सब्जेक्ट खत्म करने में, डिटेल्ड सब्जेक्ट खत्म करने में। तो 15 to 20 इसमें मान लेता हूँ, 15 to 20 आपका हिस्ट्री में मान लेता हूँ, और 15 डेज के अराउंड आपका पॉलिटी मान लेता हूँ, और करीब 10 to 15 डेज के अराउंड आपका किस में मान लेते हैं, इकॉनमी मान लेते हैं, ठीक है। साइंस भी करीब 10-15 दिन में, 15 दिन के आसपास ये साइंस का जितना इंपॉर्टेंट है वो खत्म हो जाएगा। और जो इन्वायरमेंट बचा ये करीब करीब 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 50 4 60 और 80 यानी कि 90 डेज के अराउंड लग रहा है। हम मान के चलते हैं कि 3 से 4 मंथ का एक आइडियल एक टाइम होता है जिसमें जीएस पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। बीच बीच में कुछ एग्जाम्स आएंगे तो उसके भी हमें मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट करने पड़ेंगे, तो हो सकता है कि ये 4 मंथ तक चला जाए, लेकिन ये पूरा खत्म होगा आपका। तो अगर आप पूरे कोर्स में इंटरेस्टेड है, और इतना मैटर मिलेगा आपको कि इतना आपको पेड कोर्स में भी लोग नहीं देंगे। अगर वाकई में आप पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो एकदम आपका स्वागत है, आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो ज्योग्राफी है ये हमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो आपका आता है फिजिकल ज्योग्राफी आता है, जिसको हम लोग भौतिक भूगोल बोलते हैं। इसमें आपका माउंटेन हो गए, रिवर हो गए, क्लाइमेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर सेकंड आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। एंड थर्ड पे आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल। एंड द फोर्थ पॉइंट पे आता है यहाँ पर क्या, रिसेंट डेवलपमेंट्स, की क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं अभी हाल ही में, राइट। ये चीज़ निकल के आ गई सामने। तो हमने देखा कि जो मेन ज्योग्राफी है ये कितने टाइप की है, 4 तरीके की है, फिजिकल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स। ये 4 सेक्टर में इसको हम पढ़ने वाले हैं। अब इनको देख लेते हैं कि एक बार इनके टॉपिक क्या क्या हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक आएंगे, और उन टॉपिक के अंदर भी कौन से सब टॉपिक आएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गए आपके चैप्टर्स हो गए। मान लीजिए चैप्टर्स नहीं बोलेंगे इनको यार, इनको सेक्शंस बोलेंगे। सब्जेक्ट के अंदर ये सेक्शंस हो गए, 4 सेक्शंस है, राइट। इन सेक्शन के अंदर, इसके अंदर क्या होंगे, चैप्टर्स होंगे, और उन चैप्टर्स के अंदर क्या होंगे, टॉपिक्स होंगे, राइट। टॉपिक्स होंगे। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, खबर खत्म करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी की जब हम बात करने जाने चलते हैं, या भौतिक भूगोल की बात करने हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें आते हैं। हमको 5 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी इसमें। पहली चीज़ आएगी इसमें, क्या आ जाएगा, जियो मॉर्फोलॉजी आ जाएगी। याद कर लीजिएगा, भू आकृति विज्ञान जिसको बोलते हैं। आपका कंटेंट है, दोनों आपको लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। तो हिंदी इंग्लिश वाले कोई भी लोग परेशान नहीं होना, राइट। तो भू आकृति विज्ञान हो गया यहाँ पर, पहली चीज़ तो ये होगी। अब भू आकृति है क्या, भाई अर्थ कैसी है, अर्थ पर माउंटेन कैसे हैं, ठीक है, वहाँ पे ग्रासलैंड कैसे हैं, फॉरेस्ट कैसे हैं, ये सब हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे उसमें आगे, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है। क्लाइमेटोलॉजी, यहाँ पे जलवायु विज्ञान शास्त्र, यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी में जलवायु उसकी देखेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। इसके साथ साथ और भी जगह की जलवायु कैसी है, पूरी अर्थ की जलवायु कैसी है, कैसे क्या क्लाइमेट चेंज होता है, क्या क्या कारण है, क्या क्या इसके, और क्या बोलते हैं, कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं इसको, क्या ना करें जिससे क्लाइमेट में फ़र्क ना पड़े। तो कई सारी चीज़ें इसमें जानेंगे, राइट। ओशिनोग्राफी, यहाँ पे समुद्र के बारे में बात कर रही, तो समुद्र का बेसिक पूरा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। कहाँ कहाँ कितना समुद्र है, ठीक है, कितनी गहराई में है, कौन सी गर्त होती है, क्या होती है, पूरा स्ट्रक्चर करेंगे। इसके साथ साथ में कौन सी करंट चल रही है, कौन सी कोल्ड करंट है, कौन सी वार्म करंट है, कहाँ पे बहती है, ये डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। एंड वाटर रिसोर्सेज आ गए, जल स्रोत, ठीक है। बात यहाँ पे जल स्रोत कहाँ मिलता है आपको, पानी कहाँ मिलता है, सतह पे मिलता है, जो कि आपकी नदियों में बह रहा है, तालाबों में है। कुछ इनलैंड वाटर मिलता है जो आप नल से निकालते हैं। इसके अलावा कुएँ वगैरह भी बनाए जाते हैं, ठीक है। बात कुछ यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज में जल स्रोत, यहाँ पे सतह पे, समुद्र भी सतह पे आ गया, नदियाँ भी सतह पे आ गई, ठीक है। तो ये सोर्स हो गए आपके, राइट। बायो ज्योग्राफी यानी कि जैव भूगोल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी हमको कितने यहाँ पे चैप्टर हो गए, ये 5 चैप्टर हो गए फिजिकल ज्योग्राफी के, राइट। 5 चैप्टर, याद रखना है, ठीक है। चलो, इसके बाद बढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के साथ में सेकंड क्या था यहाँ पर, ह्यूमन ज्योग्राफी था। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है हमको, डेमोग्राफी पढ़नी है, जनसंख्यिकी पढ़नी है, स्टेटिक्स में एकदम इसमें डिटेल में जाना है हमको। उसके बाद अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण के बारे में पढ़ना है, और ये सेंसस पढ़ना है। सेंसस जो डिपेंड होगा वो आपका 2011 पे डिपेंड होगा, मतलब 2011 का ही सेंसस आपका रहेगा। इसमें लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो रेट,
चाइल्ड बर्थ रेट पढ़ा जाएगा, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, और कौन सा शहर कितना आगे है, कौन सा स्टेट कितना आगे है, और कौन से यूनियन टेरिटरी आगे है। तो उन सब के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है सेंसस में। शहरीकरण में हमको मूवमेंट पढ़ना पड़ेगा कि कितने लोग गाँव से शहर गए हैं, शहर में क्या क्या समस्याएं हैं। तो ये सब आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाता है। डेमोग्राफी में हम देख लेंगे कि किस जगह पर कितने लोग रहते हैं, क्या पॉपुलेशन है, क्या लिटरेसी है वहाँ के लोगों की, क्या खाते हैं, क्या वहाँ पर उगाया जाता है, क्या उनकी इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये सब हम देखेंगे डेमोग्राफी में, राइट। तो हमने दो सेक्शन यहाँ पे कवर कर दिए। पहला कौन सा था? फिजिकल ज्योग्राफी। सेकेंड वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बात कर लेते हैं किसकी? इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात कर, राइट। इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे एग्रीकल्चर में देखो क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले ज़रूरी होता है क्या? ज़मीन चाहिए, कि वहाँ का भाई ज़मीन कैसा है। ज़मीन अवेलेबल होगी तभी तो आप खेती कर पाओगे। ज़मीन के साथ साथ में, लैंड के साथ साथ में, हर एक किस्म की फसल के लिए किस तरीके की ज़मीन चाहिए। लेटराइट मृदा चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए, काली मृदा चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए वो देखेंगे यहाँ पर। इसके साथ में क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कितना वहाँ पे पानी बरसना चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ बीट की अलग, चावल की अलग, बाजरा की अलग, चाय की अलग, कॉफ़ी की अलग, अलग अलग बागानों की अलग। एक एक करके वहाँ पर सारी कंडीशन देखेंगे, कौन सी स्टेट में कौन होता है, इंडिया में उसकी कौन सी रैंक आई हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को कहाँ पर, ये हमको एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिलेंगी। इसमें इंडिया की पोजीशन किस मामले में देखेंगे हम लोग, इंडिया की पोजीशन किस रिस्पेक्टिव में, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। एंड स्टेट्स, कौन सी स्टेट्स में कहाँ क्या प्रोडक्शन हो रहा है वो देखेंगे। जीआई टैग वगैरह भी हम लोग यहीं कवर कर लेंगे साथ ही साथ, भाई जीआई टैग में कौन सा क्या आ रहा है। ये तो होगी एग्रीकल्चर की बात। फिर आती है मिनरल रिसोर्सेज, कि भाई मिनरल रिसोर्सेज भी तो हैं। एल्युमिनियम का यूज कर रहे हो आप, लोहे का यूज कर रहे हो, माइका का यूज कर रहे हो, कॉपर का यूज कर रहे हो, जिंक का यूज कर रहे हो, तांबा का यूज कर रहे हो, गिलास का यूज कर रहे हो। इतने सारे मिनरल्स का यूज हम लोग कर रहे हैं। अब हमको पढ़ना पड़ेगा पहली चीज़ कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर कौन सी कंट्री किस में लीड कर रही है। ये चीज़ ये देखनी पड़ती है, किस जगह पर क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद इसी के साथ में इंडिया का देख लेंगे भाई, कि कौन सी स्टेट में कोयला है, कौन सी स्टेट में लोहा है, कौन सी स्टेट में आपका हीरे पाए जाते हैं, कौन सी स्टेट में सोना पाया जाता है। तो ये बात हो गई इंडिया की, साथ ही साथ कवर करते हुए चलेंगे तो समझ में भी आएगा, रिलेट भी कर पाएंगे। फिर बात कर लेते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की, बात कर लेते हैं जिसमें आपका कोल हो गया, इसके साथ साथ क्या हो गया, पेट्रोल हो गया। न्यूक्लियर एनर्जी बात कर लेते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। न्यूक्लियर एनर्जी के साथ साथ में आपका क्या हो जाएगा, विंड एनर्जी हो गई, टाइड एनर्जी हो गई, ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी हो गई। कुछ रिन्यूएबल सोर्स हो गए, कुछ नॉन रिन्यूएबल सोर्स हो गए, राइट। परंपरागत और गैर परंपरागत सोर्स हो गए इसमें। तो ये हमको देखने एनर्जी रिसोर्सेज में कहाँ कहाँ पे है, कितना कितना योगदान है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रीज़ पे, कि कितनी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं इंडिया में, कौन कौन सी इंडस्ट्री चल रही हैं, कौन नवरत्ना कैटेगरी में है, कौन नई इंडस्ट्री है, कितनी नई इंडस्ट्री बननी है। तो ये भी हम किस में देखेंगे, उद्योग में देखेंगे, राइट। तो ये हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कवर हो गया। तो हमने तीन सेक्शन कवर कर लिए। पहला फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी, थर्ड वन इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिसको हम लोग आर्थिक भूगोल के नाम से भी जानते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज रिसेंट डेवलपमेंट, यानी कि हाल ही हुए परिवर्तन। रिसेंट डेवलपमेंट यानी कि हाल में ही हुए परिवर्तन। अब हाल ही में परिवर्तन किसके बारे में बताइए? किसी की शादी हो गई? नहीं। आ, कुछ और कुछ हो गया, और कोई घटना हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की बात हो रही है तो ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि भाई रिसेंट डेवलपमेंट क्या होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। ये ज्योग्राफी के साथ साथ में कुछ करंट अफेयर का भी पार्ट होता है, कि जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। जैसे कि हाईवे वगैरह बन गए, नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे बन होते हैं, कितने का निर्माण हो रहा है, कितने बन रहे हैं, पहला कौन सा था, रिसेंट कौन कौन हुआ, किसने अभी जाके, प्राइम मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन जाके किया, नितिन गडकरी जाके कौन से में गए, किसका उद्घाटन किया। तो ये सब हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाले एरिया में। हाईएस्ट कौन है, अभी अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मिनिस्टर साहब ने एक फोटो डाली थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, वो ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आ गई थी, कि रेलवे ब्रिज बन रहा है सबसे ऊंचा इंडिया में, विश्व का, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। अब आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि देखना है कि आप लोग कितने अवेयर हैं, कितने नहीं हैं। तो जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किस जगह पर रेलवे ब्रिज बन रहा है सबसे ऊंचा विश्व का, वो भी इंडिया में, राइट। इसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, देख लेते हैं कि भाई कौन टॉप पे है। और इसी इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो आते हैं, उनका कौन सा रिच है, एशिया में कौन है, इंडिया में कौन है, वर्ल्ड में कौन है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है,
ठीक है, प्राइमरी टर्सरी ये सब सेक्टर कौन से आ जाएंगे उस वो भी देख लेंगे हम लोग, राइट। फिर आते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में कितने यहाँ पर रिसेंटली डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो देखेंगे, ठीक है, कभी कोई नहर बन गई या कभी कोई मान लीजिए कोई स्कीम निकल आई, वो सब भी देखेंगे इसमें। एंड प्लेसेस इन न्यूज़, मतलब न्यूज़ या समाचार में कौन कौन से स्थान है, कई सारे आइलैंड हो सकते हैं, माउंटेन हो सकते हैं, कुछ जगह हो सकती है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, वाराणसी हो सकता है अपना, वाराणसी हो सकता है, और भी कई सारी जगह है, कहीं पे कोई ज्वालामुखी फट गया या कहीं पे कुछ और चीज़ें होंगी, तो रिसेंटली न्यूज़ में ये जगह भी रहते हैं, उन जगह के बेसिस पे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक हमारा अप्रोच रहेगी किसके लिए, ज्योग्राफी के लिए, राइट। तो हमने देख लिया कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी में ये 5 आपके सेक्शन है, और इधर आपका ये 3 सेक्शन है, इधर आपके ये कितने हो गए, 1 2 3 4 सेक्शन है, और इधर भी आपके 4 सेक्शन। अभी देखो यार, ये 4 सेक्शन तो मैंने बना दिए, जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर लो, यहाँ पे आपको 5 दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में 5 सेक्शन है, इसके अंदर में चैप्टर्स हैं बहुत सारे, और चैप्टर्स में टॉपिक्स है। जैसे कि मैं एक उठा लेता हूँ, मतलब सारी आपको बता देता हूँ कि जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं, भू आकृति विज्ञान, कि भाई भू आकृति विज्ञान है क्या। तो आप देख रहे हैं इधर भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं सबसे पहले इसकी। इतने सारे चैप्टर आपको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ने हैं, राइट। अब देखो यार, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर थ्योरी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, अर्थ का ऑरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास क्या रहा है, धरती है क्या, शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, यूनिवर्स में क्या है इसकी जगह है, सन के अराउंड इसकी क्या जगह है, और जो ग्रह हैं उसके अराउंड इसकी क्या जगह है, तारों की क्या जगह है, तो ये सब देखेंगे इसमें अर्थ को रिलेट करके। तो उसके बाद धरती पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, वो हमको देखना है, ठीक है। अलग अलग इराज रहे हैं, वो इरा के बारे में पढ़ना है, अलग अलग वहाँ पर एजेस रही हैं, स्टोन एज, ये सब एजेस वो हमको पढ़नी है। फिर बात करेंगे जब इतना कुछ समझ लेंगे भाई कि ऐसे ऐसे अर्थ थी, ऐसे ऐसे बनी, पहले आका गोला थी, फिर ये थी, डायनासोर थे, ये थे, वो देख लेंगे हम, एक क्लास में खत्म हो जाएगा, राइट। फिर इसकी बात करेंगे किसकी, इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ में आप जाएंगे कि मेंटल कहाँ है, क्रस्ट कहाँ है, कोर कहाँ है, भाई कितने मीटर तक है, क्या पाया जा रहा है, क्या क्या नहीं पाया जा रहा है, कौन सी मेटल पाया जा रहा है, और इसकी डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है उसको क्या कहते हैं, तो ये सब चलेगा किसमें, इंटीरियर ऑफ अर्थ में चलेगा, राइट। इसके साथ आ जाएगा जियोलॉजी, जियोलॉजी यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो आ जाएगा भूगर्भ शास्त्र। उसमें आपका कई सारी वेव्स होती हैं, पी वेव, एस वेव, एल वेव, कहाँ कहाँ पर कौन सी निकल रही है, कौन सी नहीं निकल रही है, तो ये पृथ्वी के अंदर जाके बात करेंगे, राइट। अब आते हैं कि पृथ्वी के अंदर से ही क्या आ रहा है, भूकंप भी भाई पैदा हो रहा है, राइट। भूकंप, यहाँ पे भूकंप की बात करें, भूकंप किन किन कारणों से होता है, क्या क्या इसके रीजन्स हैं, किन किन जोन्स में डिवाइड किया गया है इंडिया को, जोन 5 में कौन सा रीजन आता है, जोन 4 में कौन आता है, जोन 3 में कौन आता है, ठीक है। तो ये सब अर्थक्वेक में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं वॉल्केनो में, यानी कि ज्वालामुखी में, कौन सी एक्टिव ज्वालामुखी है, कौन सी डेड ज्वालामुखी है, ठीक है, कौन सी सोई हुई ज्वालामुखी है। 3 तरीके की होती हैं, एक तो होती है एक्टिव, मतलब अभी भी वहां से क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है। सेकेंड होती है स्लीपिंग, मतलब सो रही हैं, मरी नहीं है, लावा है उनके अंदर, निकल नहीं रहा है, कभी भी निकल सकता है। और तीसरी होती है भाई डेड, अब इनसे लावा नहीं निकलने वाला, लोग रहने लग जाते हैं इसके आसपास, तो वो रिस्क है, लेकिन हाँ रहने लग जाते हैं, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। ये बहुत ऐसा ऐसा प्रोसेस नहीं है कि रात में गए तो वहाँ ठंडा पड़ा हुआ, सुबह ज्वालामुखी निकल आया, राइट। पहले इसकी गैस निकलेगी, और भी चीज़ें आएंगी, तो वहाँ से पता चल जाता है लोग, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कि आप लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस, कि जितनी भी आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेस से मतलब है कि भू आकृति प्रक्रियाएं हैं, के बारे में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, तो महाद्वीप हैं उनका वितरण कैसे है, कौन सी प्लेट कहाँ पर है, कहाँ पे मिलते हैं ये लोग, किसकी चीज़ से बने हुए हैं। ओशियंस जो हैं आपके, या मान लीजिए कि समुद्र वगैरह हैं, ठीक है, बात वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा लैंड फॉर्म क्या क्या बनती हैं, उनका एवोल्यूशन देखना है, और इसके साथ साथ में वर्ल्ड में पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड लैंड फॉर्म्स को देखनी है, राइट। तो ये हो गया जियोमॉर्फोलॉजी, आप देख रहे हैं, आप ऐसे देखो, आप ऐसे समझने की कोशिश करो उसको, ये ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के 4 सेक्शन, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का एक पहला जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, और जियोमॉर्फोलॉजी के भी कितने हो गए ये अंदर, कितनी सारी चीज़ें। इसी के साथ में दूसरा सेक्शन इसमें होता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हमको क्या पढ़नी है कि भाई जलवायु जो है, क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन क्या है, क्या देखते हो क्लाइमेट में, क्या चीज़ है, या तो सॉलिड है, बर्फ वगैरह हो गई, और भी चीज़ें हो गई, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, या भाई यही तो कंपोजिशन है। अब ये क्या कैसे हो रहा है, किसमें क्या चेंज हो रहा है, इनको लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से सॉलिड बन रहा है, क्या क्या है, तो ये थोड़ा साइंस का भी पार्ट है, और
ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ये देख लेंगे। स्ट्रक्चर क्या है भाई, कैसे क्लाइमेट, कहाँ कहाँ कैसा क्लाइमेट है, ये स्ट्रक्चर देख लेना है। इसके साथ साथ में बहुत बड़ा रोल होता है कि सौर विकिरण, हीट वैलेंस, तापमान, यानी कि सोलर रेडिएशन का या हीट वैलेंस का रहता है, टेम्परेचर का रोल रहता है। अब सोचो यार कि ये समुद्र में पानी पड़ा हुआ है, पानी है, ये सूरज बाबा है, यहाँ से क्या दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है, हीट आ रही है, ये वेपोरेट हो रहा है, बादल बन रहे हैं, जाके ठंडे हो रहे हैं, वर्षा हो रही है, नदियाँ फिर पानी ले आ रही है, यहाँ पे ले आ रही है। अब ये कंपोनेंट खत्म कर दो आप, तो उनसे बोलो कि भाई आप जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है, क्या होगा, सब रुक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हीट बैलेंस होती है। राइट, हीट बैलेंस क्या है, टेम्परेचर क्या है, कैसी सर्फेसेस होती हैं, एलिनो क्या है, एल्बिडो क्या है, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा कहाँ पर, टेम्परेचर में। इसके साथ साथ में इसी टेम्परेचर की वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है और वेदर चेंज होते हैं। जैसे कि अर्थ को अगर आप मान लो वायुमंडलीय परिसंचरण, तो ये रहा हमारा 0 डिग्री, ये रहा हमारा 5 डिग्री, और ये रहा 5 डिग्री। यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर हाई रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, लो रहता है। ठीक है बात, और भी कई सारे फैक्टर हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ में क्या होगा, ये हवाएं क्या होगी, ऊपर उठती रहती हैं, घूमती रहती हैं ऐसे करके। तो हर बेल्ट में क्या है, हवाएं घूम रही हैं, ये इधर घूम रही हैं, ये यहाँ पे घूम रही हैं, ये कुछ यहाँ पे घूम रही हैं, तो कुछ यहाँ पे घूम रही हैं। अलग अलग बेल्ट में कैसे घूमती हैं, सर्कुलेशन क्या है, किस बेल्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, उनकी डिस्कंटिन्यूटी होती है उसको क्या बोलते हैं, हवा कब ठंडी होती है, कब गर्म होती है। तो ये कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये आपका ज्योग्राफी में ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट, राइट। तो ये हो गया क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान शास्त्र। दो चीज़ें अभी हमने खत्म की हैं इसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में से, जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। अब बात करते हैं ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी हमको क्या क्या पढ़ना है, देखो भाई। अरे नहीं, क्लाइमेटोलॉजी में अभी और बचा हुआ है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि सिस्टम क्या है, सिस्टम कैसे बनता है, पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड्स, जो विंड्स होती हैं, जेट स्ट्रीम हो गई, जेट विंड्स हो गई, ईस्टर्लीज हो गई, वेस्टलीज हो गई, मतलब पछुआ पवने, पूर्वी पवने, और जेट स्ट्रीम, जेट पवने। ठीक है बात, ये व्यापारिक पवने, ये क्यों बोला जाता है, क्या नाम है, कहाँ पर बहती हैं, इनसे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये भी हमको देखने हैं, कि सर्कुलेशन भी इसी में आ जाएंगे। उसके साथ साथ में एटमॉस्फेयर में कितना पानी है वो देखना है, और विश्व का क्लाइमेट देखना है। और इसी के साथ हमने ये सब चीज़ें रिलेट करके देखेंगे, किसके साथ, इंडिया के साथ। ये इंडिया एक सब यूनिट है, कि हमारे देश में या हमारे जो एरिया है उसमें क्या। ये हो गई आपकी क्लाइमेटोलॉजी है, इसको जलवायु विज्ञान शास्त्र आप बोलते हैं, राइट। चलो, तीसरा पॉइंट होता है यहाँ पे, चौथा पॉइंट आ गया ओशिनोग्राफी, जिसको समुद्र के बारे में बोल सकते हैं। तो भाई समुद्र की सरफेस के बारे में पढ़ना है, वहाँ पे क्या क्या मिलता है, पानी क्या है, वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ओशियंस क्या है, मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर क्या है, ओशियन करंट्स क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर कितना पानी है, महासागर के बारे में पढ़ेंगे, समुद्र के पानी की गति पढ़ेंगे, सागर की लहरें पढ़ेंगे। तो ये सब आ जाता है कि इसमें ओशिनोग्राफी में आ जाए, सुनामी वगैरह भी आ जाएंगे इस पर। चलिए, उसके बाद आते हैं वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज मतलब कहाँ रिसोर्सेज है, अंडरग्राउंड वाटर है हमारे पास, सरफेस वाटर है, इनलैंड वाटर है। इनलैंड मतलब अंतर्देशीय जल संसाधन, पानी की मतलब जमीन के अंदर वाला पानी, समुद्री जल संसाधन है। इसके साथ साथ में वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण भी है। तो ये सब आ जाएगा किसके अंतर्गत, ये आ जाएगा वाटर रिसोर्स, राइट, जल स्रोत आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर ये चीज़। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं बायो ज्योग्राफी यानी कि जैव भूगोल। अब जैव क्या है, मिट्टी के बारे में पढ़ना है भाई, सॉयल के बारे में पढ़ना है। अब सॉयल पूरे इंडिया में बात करें, अब इंडिया में पूरी बात करें, ठीक है, कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे कौन, इस जगह पे कौन सी है, तो मिट्टी कहाँ पे कौन सी पाई जा रही है, इस मिट्टी में कौन से किसके लिए ये बढ़िया है, कौन सी इसमें फूड ग्रेन या कौन सा हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं इसमें। वहीं पे फिर वेजिटेशन भी आ जाएगा, मिट्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेजिटेशन चेंज होता है, वहाँ पे वेदर के अकॉर्डिंग भी होता है। फॉरेस्ट आ जाएंगे कि भाई जंगल कैसे हैं, कहाँ पे किस तरीके के जंगल पाए जाते हैं, क्या नाम होता है, कई बार पढ़ा होगा आपने, ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऐसे करके पढ़े होंगे। तब क्यों बोलते हैं, ट्रॉपिकल क्यों बोलते हैं, रेन क्यों बोलते हैं, तो ये सब क्वेश्चनों का जवाब आपको मिलेंगे। एकदम डिटेल में हमको ज्योग्राफी पढ़नी है। और जब तक ये रिकॉर्डेड जा रही है, जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं, आप इसको रिकॉर्डेड देखिए। मैं इसमें भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, जैसे ही जैसे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, हम लोग डेली 9 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास क्या, 9 बजे ही रख लेते हैं, डेली रात में 9 PM आप लोगों से क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे लाइव क्लास में। ये तो हमारा सीन है आगे का। अभी के लिए आपके रिकॉर्डेड क्लासेस आएंगे, देखते रहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है कमेंट करते रहिए।
कोई सजेशन है वो कमेंट करते रहिए आप लोग, और जो आपकी और रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं। भाई ये चाहिए, ये पढ़ना है, एंड इसके साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बायोज्योग्राफी हो गई। अब आते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए मैंने बताया था सबसे जरूरी क्या होती है, जमीन होती है। सबसे पहले वही देख लेंगे भाई, लैंड रिसोर्स कितना है, भूमि संसाधन है कितने। इसके साथ साथ में बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर हो गए, कि कृषि से संबंधित कुछ बुनियादी क्या बोलते हैं टर्म्स, यानी कि शर्तें तो नहीं बोल सकते आप, टर्म्स वगैरह, यानी कि कुछ और चीज़ें। फसलें और क्रॉप्स एंड द कंडीशन ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। क्या क्रॉप्स के लिए क्या उनसे क्रॉप्स हैं, कौन से उनके लिए कंडीशन होती हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं बता रहा था ना आपको यहाँ पर कि ये आपका एक चैप्टर है, इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये चैप्टर्स हैं, इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप ये ले लो, ये क्या बोलते हैं, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इसकी बात कर लेते हैं बस, ठीक है। अब आपको अंदाजा होगा कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अभी तो आपको ऊपर देखने में लग रहा है भाई एग्रीकल्चर छोटा सा पार्ट है, इसके अंदर का ये पार्ट है, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पढ़ना क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये हमको देखनी है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, कितने टाइप की फार्मिंग होती है ये देखनी है। ड्राई जोन का कहाँ पे है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पे होती है, क्रॉपिंग सीजन कौन से हैं, मौसम कौन कौन से हैं वहाँ पर, रबी खरीफ जायद, और कौन कौन से पैटर्न में खेती की जाती है वो भी देखना है। एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन, यानी कि रीजन वाइज एग्रीकल्चर देखना है। इसके साथ साथ सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। और लैंड यूज पैटर्न, मतलब किस पैटर्न में इंडिया में लैंड यूज होती है, वो हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी वो चीज़ें हिस्ट्री की भी कवर हो जाएंगी। कल को मैं आपको बताऊंगा रैयत बाड़ी जमींदारी क्यों करते थे, किसकी खेती करते थे, किस जगह पर नील की खेती होती थी, कहाँ पर वो कॉफ़ी की करवाते थे, कहाँ से जूट की करवाते थे, कहाँ से कहवा की करवाते थे। तो वहाँ पे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि भाई अंग्रेज बेवकूफ़ नहीं थे, क्यों खेती करवा रहे थे आपसे कॉटन की, कहाँ से क्यों जूट उगवा रहे थे वहाँ से, बंगाल साइड से या इधर आपका पाकिस्तान की साइड से, ठीक है? क्यों आपका कर्नाटका में कॉफ़ी वगैरह चल रही थी, तो ये सब आपको बताएंगे। ये आप अभी समझ लोगे ना तो हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आएगा आप लोगों को, राइट। ठीक है, तो ये तो हो गया लैंड यूज पैटर्न। इसके साथ साथ में देखेंगे यहाँ पर ये और भी, अभी एक ये भी एक चैप्टर ही चल रहा है, ये वाला कौन सा वाला, ये चैप्टर है कौन सा, आप देख रहे हो, ये बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यही चैप्टर है। इसके अंडर में ये इतने टॉपिक हो गए, इसके भी सब टॉपिक है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एज लैंड रिफॉर्म, हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर लेबर्स, प्राइस पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, इंश्योरेंस क्या है, सेंसस क्या है। इसके साथ साथ में नेशनल पॉलिसी क्या है फार्मर्स के लिए जो भी बनी है नई वगैरह, क्लाइमेट चेंज का क्या फर्क पड़ता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, आईटी क्या यूज किया है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इश्यूज एंड चैलेंज होंगे, और इनसे रिलेटेड क्या मिले जाएंगे हमको क्वेश्चन। अब बताओ अब कहाँ से क्या छोड़ोगे, क्या पूछोगे एग्जाम में, बता दो हमको जरा। कुछ तो पूछोगे, सब कुछ करके आएंगे, राइट। एक मैं बता रहा था आपसे, देखो यहाँ पे क्रॉप्स एंड कंडीशन फॉर ग्रोथ, तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कई सारी क्रॉप्स होंगी ना यहाँ पर, फूड ग्रेन होंगे, कुछ आपकी बागानी फसलें होंगी, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, दालें हो गई, पल्सेस होंगे, ऑयल सीड्स हो गए, बहुत सारी लाइन लगा लो यहाँ से, कुछ और इंपॉर्टेंट आएंगे यहाँ पे। आप बागानी में क्या हो गया, कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, तंबाकू हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब पढ़ेंगे कैसे इसको, जैसे वीट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक तो कवर कैसे करना है। वीट को उठाना है, वीट नहीं उठाना, मतलब वीट टॉपिक उठाना है, ठीक है। वीट की जो कंडीशन ऑफ ग्रोथ है वो क्या क्या है यहाँ पर, किस कंडीशन में वीट उगाया जाता है, कितना इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, कितना इसके लिए यहाँ पर पानी चाहिए, कौन सी लैंड चाहिए यहाँ पर, किस एरिया में होता है, तो ये कंडीशन ऑफ ग्रोथ मिल गई। तो बाद कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटीज इसमें होती हैं, कभी देखा होगा आपने पीसीएस के पेपरों में या आरओ के पेपर में, पीसीएस जैसे एग्जाम्स में या आरओ के पेपर में आता है, एआरओ के पेपर में पूछ देंगे आपके जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, अच्छी जहाँ जीएस पूछी जाती है। तो वहाँ पर क्या पूछ देंगे, वैरायटीज़ के नाम पूछ देते हैं कि भाई ये किस वैरायटी का नाम है, गेहूं का है, चावल का है, तो ये वैराइटीज़ के बारे में एक बार देख लेंगे। टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के क्या क्या टाइप होते हैं, प्रोडक्शन का पैटर्न वहाँ पे क्या क्या है, किस पैटर्न में वहाँ पर उत्पादन हो रहा है। इसके साथ साथ में व्यापार, यानी कि ट्रेड, व्यापार की क्या स्थिति है भाई, कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब ज़्यादा होगा तभी तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, बाहर भेजोगे, कम होगा तो क्या करोगे भाई, बाहर से मंगाओगे। प्याज व्याज कभी कभी बाहर मंगाने पड़ जाता है, तो प्याज आप क्या करो, कम होगा तो इम्पोर्ट हो करेगा, किस किस कंट्री के साथ में है, कितनी पोजीशन है इंडिया की, पहले पे दूसरे पे क्या है, तो ये देखेंगे इसमें हम एग्रीकल्चर में देखेंगे, राइट। तो ये एक बेसिक पैटर्न हो गया किसका, एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके साथ में देखेंगे यहाँ पर
तो ये इस तरीके से हमको ख़त्म करना है, ठीक है। बाकी आपने ये जो है ना, ये डिटेल में बहुत नहीं बताऊंगा आपको, अब शुरू करेंगे हम लोग। जियोमॉर्फोलॉजी ये सब बता दिया मैंने, देख लो। तो सिर्फ ज्योग्राफी बताया मैंने। इसके अंदर की चैप्टर है, इसके अंडर अंडर में, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये पूरा आपका सिलेबस बना हुआ है। एक थोड़ा सा मैं आपको दिखाना भी चाहूँ चाहें तो। आप देख रहे हैं, आप इस तरीके से ये पूरा हमको क्या करना है, ये हमको टॉपिक खत्म करना है, ये पूरा आपको बन के उसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे डिटेल में, ठीक। चलो फिर, और इसके साथ साथ में आप याद रखिएगा ये चीज़, एक चीज़ याद रखिएगा। और सबसे पहले कुछ एग्जाम्स आपके रिसेंटली आने वाले हैं, उनकी आप बात कर लो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आरआरबी आ रहा है, पीडीबी, आरआरबी क्या, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, स्टेज 2 का एग्जाम चल रहा है। लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट की बहुत सारी वैकेंसी अभी रिसेंटली आने वाली हैं, जहाँ पर जीएस की ज़रूरत पड़ेगी, आरआरबी में पड़ेगी। फिर आपका 4 महीने बाद आपका एसएससी शुरू हो जाएंगे, फिर एसएससी सीजीएल आएगा, सीएचएसएल आएगा, सीपीओ आएगा, एमटीएस आएगा। तो वहाँ पर भाई 25 क्वेश्चन ये पक्के हैं। टंकी की पोस्ट चाहिए, क्योंकि प्री के नंबर यहाँ पे जोड़े जाते हैं आपके पूरे उसमें नंबरों में, तो ये नंबर जो है 25 क्वेश्चन बहुत रोल प्ले करेगा, राइट। 25 में अगर 22 थे सही करके ले गए भाई, सही बता रहे हैं, स्कोर में प्री के मजा आ जाता है, राइट। फिर आपने इस बार देख ही लिया होगा, जिन लोगों ने इस बार दिया होगा उन्होंने देख लिया होगा कि भाई सीजीएल में भी अब जीएस का जो लेवल है थोड़ा सा क्या कर रही है, इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। फिर यूपी ट्रिपल एस सी के बहुत सारे एग्जाम है। आरओ का एग्जाम होगा, रिव्यू ऑफिसर का होगा। यूपीपीएससी कराती है, हाई कोर्ट कराती है आरओ का पेपर, रिव्यू ऑफिसर का पेपर। यूपीपीएसएल भी कराती है, ये आरओ का पेपर कराती है, सेम डिपार्टमेंट कराते हैं। तो यहाँ पे हमारे 6 पेपर तो यही हो गए। इसके अलावा बीडीओ का निकलेगा एग्जाम। टीचिंग वाले में देख लो यार, ईबीएस में, ईबीएस में क्या है, ईबीएस इन्वायरमेंट स्टडीज तो है, इन्वायरमेंट स्टडीज़ तो हैं। इतनी ज्योग्राफी करने के बाद, इन्वायरमेंट पढ़ने के बाद, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपका इन्वायरमेंट में ना हो पाए। अराउंड 80% आप यहाँ से कवर कर लोगे। 20% करंट से रिलेटेड आता है, वो आप वहाँ से कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी खत्म होने के बाद इसमें भी डर आपको नहीं लगेगा, राइट। टेट, सी टेट, यूपी टेट, लोअर पीसी जैसे एग्जाम भी आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो ये पूरा पूरा चिट्ठा रहा है यहाँ पर। ये इस तरीके से हमको क्या करना है, कवर करना है। तो अभी मैं ऐसे रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा, कल से शुरू करेंगे। और सबसे पहले आपकी मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, वो क्या शुरू कर रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले, जो क्योंकि एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट आती है। बहुत सारे आपके एग्जाम होंगे, वहाँ पर इसका रोल प्ले है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इंडियन ज्योग्राफी खत्म करेंगे, इसमें से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो कवर कर लेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे किसकी तरफ, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ या हिस्ट्री की तरफ, जो जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स को ये रहेंगे वो। एंड जल्दी से 1000 सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर हम लोग क्या करेंगे, लाइव मिलेंगे। उसके बाद लाइक करिए, शेयर करिए, और इसकी जो पीडीएफ है, वो टेलीग्राम चैनल है जीएस विद एपीएस, आपका लिंक मैं डलवा दूंगा इसमें। वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा ये पीडीएफ, जितनी भी क्लास होंगी आपकी। तो मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं, क्या रिकॉर्ड ही डाल पाऊंगा अभी, मिलने के लिए पहले ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस, बाय।